बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमारे पास है टेस्ट की डिस्कशन। छोटा सा टेस्ट हुआ था आपका 25 मार्क्स का, 25 क्वेश्चंस का। गालबन 3-4 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने स्क्रीनशॉट सेंड करने की हिम्मत पैदा की है। नोट्स तो बहुत सारे बच्चे सेंड कर रहे हैं, मैं आई एम टू मच हैप्पी अबाउट दैट। लेकिन जो बच्चे, मैंने आपसे एक बात कही थी, ये जो टेस्ट आपके हो रहे हैं इसको आपने अकाउंटेबिलिटी या इवैल्यूएशन की सेंस में नहीं लेना है, ये आप अपनी प्रैक्टिस की सेंस में लेंगे। डन हो गया। देखिए एंट्री टेस्ट की सिस्टम को समझने की कोशिश करें। एंट्री टेस्ट की सिस्टम जो होता है वो थ्री लेयर जो आप बोलते हैं ना, 3 लेयर एक प्रेपरेशन होती है। फर्स्ट वन आपका लर्निंग स्टेज है, सेकंड आपकी प्रैक्टिस स्टेज है और थर्ड इवैल्यूएशन स्टेज है। अभी आप जो लेक्चर ले रहे हैं और अभी जो आपके टेस्ट हो रहे हैं, इनको आप कभी भी इवैल्यूएशन अकाउंटेबिलिटी की सेंस में ना लें। ये आपके पास आएंगे लर्निंग में, इसमें लर्निंग होगी आपके पास। आप रूल्स को सीखते हैं, आप टॉपिक सीखते हैं, आप यूनिट सीखते हैं और देन आप यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैम। उसके बाद आपके पास जो सेकंड स्टेज आएगी, जो हमारे पास 10,000 एमसीक्यूज बैंक क्वेश्चन बैंक होगा, वो आप सोल्व करेंगे, वो आपका प्रैक्टिस मोड होगा। और थर्ड में आपके पास क्या होगा, टेस्ट सेशन होगा, जो इवैल्यूएशन होगी। तो इस टेस्ट के बारे में परेशान ना हुआ करें, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। बड़े अच्छे बच्चों की तरह आपने क्या करना है, आपने टेस्ट सोल्व करना है और अच्छे बच्चों की तरह उसका स्क्रीनशॉट भेजा करें। मैं वैसे इसको भी सिस्टम में अगली दफ़ा हिस्सा बनाऊंगा इसको टेस्ट डिस्कशन का, कि हर बच्चे का जो रिज़ल्ट है वो मैं डिस्प्ले करूंगा यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास बना होता है ऑटोमेटिकली, जो ऑटो जनरेटेड जो रिजल्ट होता है वो भी टेस्ट की डिस्कशन में मैं शामिल करूंगा इंशाल्लाह ताला। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है, आल्दो मैपल ट्री आर अमंग द मोस्ट कलरफुल वैरायटीज इन द फॉल, दे लूज इट्स। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ट्रीज। सब्जेक्ट किस फॉर्म में, हमारे पास प्लूरल फॉर्म में। और उसके लिए जो हमने नाउन यूज़ किया है वो किस फॉर्म में आ गया, हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर नाउन्स प्लूरल है तो हमारा प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, इट्स। और इसको सही करने के लिए हमें बेटे क्या लिखना होगा, इट्स को किस में चेंज करना होगा, देयर में। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने कहा प्रोनाउन हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं और हमारा प्रोनाउन अग्री करना चाहिए अपने एंटीसीडेंट के साथ। एंटीसीडेंट मतलब वो नाउन जो हम यूज़ करते हैं, 3 सूरत में, 3 रिगार्ड में वो अग्री करना चाहिए। नंबर 1 किस में अग्री करना चाहिए, नंबर में। उसके बाद किस में अग्री करना चाहिए, जेंडर में। और किस में अग्री करना चाहिए, केस में। लाजमी तौर पर मैंने आपसे कहा था कोई भी प्रोनाउन लिखा हो आपने उसका एंटीसीडेंट ढूंढना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटे। व्हेन कैटरपिलर्स आर फुली ग्रोन दे अटैच देमसेल्फ टू लीव और ट्विग एंड फॉर्म द शेल अराउंड इटसेल्फ। यहाँ पर भी नंबर प्रॉब्लम है। नाउन हमारा क्या है, एंटीसीडेंट हमारा क्या है, कैटरपिलर्स, जो कि किस फॉर्म में, हमारे पास प्लूरल फॉर्म में। इसके लिए जो हमने प्रोनाउन यूज़ करना है वो भी क्या यूज़ करना है, प्लूरल यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ है, सिंगुलर यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, चार्ली। और अराउंड इट सेल्फ को जब आप ठीक करेंगे तो आप इसको क्या बनाएंगे, अराउंड देम सेल्व्स। प्रोनाउन का जो क्वेश्चन होता है पेपर में, अगर आप पास पेपर, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, पास पेपर को हम अपने टेस्ट और क्विज का हिस्सा बनाते जाएंगे, आपको एक बात समझ में आती जाएगी बेटे। याद रखिएगा कि प्रोनाउन का क्वेश्चन इंतहाई आसान होता है। आपको जस्ट अपना प्रोनाउन जस्टिफाई करना है कि क्या वो मेरे एंटीसीडेंट के साथ, मेरे नाउन के साथ अग्री करता है या नहीं करता। इंतहाई आसान क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एथलीट टुगेदर विद। अब ये जो रूल है ये हमने पढ़ा था नाउन्स में। एक बात आप सब बेटे और बेटियां जहन में बिठा लें, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ और आइंदा के बाद शायद मुझे ये बात करने की ज़रूरत महसूस ना हो। इस बात को समझ लें। देखें, हमारा फर्स्ट टॉपिक था नाउन्स। हमने नाउन्स पढ़ा, नाउन्स का टेस्ट हुआ, नाउन्स के टेस्ट होने के बाद उसकी डिस्कशन हुई। अब सेकंड टॉपिक पे हम, सेकंड टॉपिक हमारे पास कौन सा है, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का टेस्ट है, प्रोनाउन के टेस्ट के बाद हमारे पास क्या है, प्रोनाउंस अब पढ़ा, प्रोनाउन का टेस्ट है, टेस्ट की डिस्कशन हो रही है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, प्रोनाउंस के टेस्ट में सिर्फ प्रोनाउंस के क्वेश्चन नहीं होंगे।
प्रोनाउंस के टेस्ट में नाउन्स के भी क्वेश्चन होंगे। इसके बाद लाइक अगर हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव के टेस्ट में सिर्फ एडजेक्टिव के क्वेश्चन नहीं होंगे, उसमें प्रोनाउन के भी क्वेश्चन होंगे और उसमें नाउन के भी क्वेश्चन होंगे। मैं ज़रा लिख के कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कुछ देखें। सबसे पहले हमने नाउन्स पढ़ा, नाउन्स का टेस्ट हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोनाउंस, लेकिन प्रोनाउंस के टेस्ट में सिर्फ प्रोनाउंस नहीं होंगे बल्कि नाउन भी होगा और प्रोनाउन भी होगा। उसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रोनाउंस प्रिपेयर करना है और आपको नाउन्स क्या करना है, रिवाइज करना है। इसके बाद जैसे देखें, इसके बाद आपके पास एडजेक्टिव है। अब जब एडजेक्टिव का टेस्ट होगा उसको ख़त्म करने के बाद, तो उसमें जस्ट एडजेक्टिव के क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसमें एडजेक्टिव के क्वेश्चंस तो होंगे लेकिन साथ उसमें प्रोनाउंस के क्वेश्चन भी होंगे और नाउन्स के क्वेश्चन भी होंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, एडजेक्टिव प्रिपेयर करना होगा और नाउन्स और प्रोनाउंस को आपको क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। उसके बाद जब हम आर्टिकल पे जाते हैं तो आर्टिकल के टेस्ट में आर्टिकल के क्वेश्चन तो होंगे, साथ एडजेक्टिव के भी होंगे, प्रोनाउंस के भी होंगे और नाउन्स के भी होंगे। इसके दो फायदे होंगे, याद रखिएगा। एक तो ये होगा कि हम मेंटली साइकोलॉजिकली तैयार रहते हैं कि हमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अगर मैं सिर्फ एडजेक्टिव के टेस्ट में एडजेक्टिव का क्वेश्चन दूंगा तो हमारा माइंड इसी तरह डिजाइन है, वो किसी और चीज़ के बारे में सोचेगा ही नहीं। दूसरी बात, हमारी रिवीजन होती रहेगी। जैसे फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच के आते तक आपका नाउन्स कितनी दफ़ा रिवाइज हो चुका होगा, 3 टाइम्स। आपका प्रोनाउंस कितनी दफ़ा रिवाइज हो चुका होगा, 2 टाइम्स। और आपका एडजेक्टिव कितनी दफ़ा रिवाइज हो चुका होगा, 1 टाइम। रिवीजन की बात कर रहा हूँ, प्रेपरेशन की बात नहीं कर रहा। प्रेपरेशन की बात करें तो नाउन 4 दफ़ा हो चुका होगा, प्रोनाउन 3 दफ़ा हो चुका होगा, एडजेक्टिव 2 दफ़ा हो चुका होगा और आर्टिकल पहली दफ़ा होगा। आर्टिकल के बाद जब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे आएंगे तो नाउन फिर पांचवी दफ़ा होगा, प्रोनाउन 4th टाइम होगा, एडजेक्टिव 3rd टाइम होगा, आर्टिकल 2nd टाइम होगा। ये इसी तरह चलेगा। हम कंबाइंड टेस्ट आपके चलेंगे, एक पार्ट ऑफ स्पीच का टेस्ट पॉसिबल नहीं है। हमारा थिंकिंग प्रोसेस डिस्टर्ब होता है और कल को स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं अगर हम उसको एक एक पार्ट ऑफ स्पीच पे लेके चलते हैं। दिस इज़ द बेस्ट वर्जन, दिस इज़ द बेस्ट वे, दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर योर ग्रामर, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन पे। द एथलीट टुगेदर विद, हमने नाउन के रूल्स में पढ़ा था अगर टुगेदर विद आएगा, कुछ वर्ड हमने पढ़े थे अगर आपको याद हो। हमने कहा था विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू। अगर ये वर्ड्स आते हैं तो हमारी प्रेफरेंस सेकंड वन नहीं होगा, हमारी प्रेफरेंस क्या होगा, फर्स्ट वन होगा। और फर्स्ट वन नाउन हमारे पास कौन सा है, एथलीट। एथलीट हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। तो जब एथलीट सिंगुलर है तो हम आर नहीं लिखेंगे, फिर हमें क्या लिखना होगा बेटे, इज। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, डेल्टा। डेल्टा को ठीक करने के लिए आपने क्या लिखना है, इज लिखना है। नाउन के रूल्स में, कम्बिनेशन रूल में, प्रेफरेंस रूल में हम ये पढ़ के आए हैं। ठीक हो क्या। नेक्स्ट रूल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखें यहाँ पे ये नाउन मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, इसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। रूल ये है कि कभी भी नाउन के फौरन बाद ही आप उसके लिए प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। कभी भी नाउन के फौरन बाद आप उसके लिए प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शी, क्या है हमारे पास एक्चुअल में, शी हमारे पास क्या है, अननेसेसरली यूज किया गया, इसकी बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। शी लिखना किसी भी सूरत में यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमें इसको क्या करना होगा, यहाँ से हमें यहाँ से इसको क्या करना होगा, ओमिट करना होगा, हटाना होगा और हमारा सेंटेंस प्लेन करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे हमारे पास है करेक्टेड इन मेथोडोलॉजी, गेज एट हिज ओन इमेज इन अ पूल सो ardently that he fell itself, he fell into itself and drowned। हमें यहाँ पर किसी भी सूरत में एम्फेटिक सेंस में या हमें किसी भी सूरत में रिफ्लेक्सिव सेंस में कभी भी यहाँ पर हमें सेल्फ वाले केस की ज़रूरत, यहाँ पे सेल्फ वाले केस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डैट ही फेल इनटू एंड डाउन, इसमें हमें सेल्फ वाले केस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको ठीक करने के लिए हमें सेल्फ वाले इट सेल्फ के केस को क्या करना होगा, हटाना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास द नेटिव पीपल इन अमेरिका वर रेफर टू एज इंडियन बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बिलीव। नाउन का क्वेश्चन है, वर्ड चॉइस वाले में एडिशन कर लीजिएगा। दो वर्ड हमारे पास होते हैं, एक वर्ड हमारे पास होता है बिलीव और एक वर्ड बेटे हमारे पास होता है बिलीव। बिलीव जो होता है बेटे वो हमारे पास क्या होता है, वर्ब होता है और बिलीव हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है।
ठीक है। बिलीव का मतलब होता है यकीन रखना, और बिलीफ का मतलब होता है इत्काद, ईमान, यकीन। नाउन फॉर्मेट में यूज होता है। जैसे अभी अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द बिलीव, और द भी एक बहुत बड़ी पहचान होती है। द कभी भी वर्ब के साथ यूज नहीं होता, द हमेशा किसके साथ यूज होता है, नाउन के साथ यूज होता है। इसका मतलब हमें यहाँ पे नाउन फॉर्म चाहिए, हमें वर्ब फॉर्म नहीं चाहिए। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बिलीव के वर्ड को चेंज करेंगे बेटे, किसके साथ, बिलीव के साथ। वर्ड चॉइस में ये चीज़ आपने क्या करनी है, एक वर्ड और ऐड कर लेना। ऐसा ऐसा यही हमारी लिस्ट बन जाएगी, कहीं से रट्टा मारने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईच ऑफ द नर्सेज रिपोर्ट, जब हमने ईच का वर्ड यूज़ कर लिया तो इसका मतलब हम अपने सब्जेक्ट को किसके तौर पे ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पे। इंडिविजुअल ट्रीट हो रहा होता है ना जब हम एवरी का वर्ड यूज़ करते हैं या जब हम ईच का वर्ड यूज़ करते हैं, दोनों सूरतों में हम अपने सब्जेक्ट्स को किसके तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल ट्रीट कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल ट्रीट कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब या उसकी जगह पर आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो जब सिंगुलर होगा तो हमने रिपोर्ट नहीं लिखना है, हमें रिपोर्ट को करेक्ट करने के लिए बेटे क्या बनाना होगा, रिपोर्ट्स। ठीक है, नर्सेज रिपोर्ट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, नर्सेज रिपोर्ट। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ना हिज और हर लिखा हुआ है, हिज और हर नेम। देखिए नर्स एक ऐसा नाउन है जिसको हम किस जेंडर के लिहाज से किस में लेंगे, जनरल में। जनरल में का मतलब क्या होता है, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों पर अप्लाई होता है। जैसे हमारे पास वर्ड है स्टूडेंट, जैसे हमारे पास वर्ड है कज़न, जैसे हमारे पास वर्ड है डॉक्टर, सेम लाइक दीज हमारे पास वर्ड है नर्स। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा बनेगा, बीटा। रिपोर्ट एरर है, रिपोर्ट को करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, रिपोर्ट्स लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे क्वेश्चन नंबर 8 है, अ गुड आर्टिस्ट लाइक अ गुड इंजीनियर लर्न एज मच फ्रॉम देयर मिस्टेक। जब हम बात ही आ गुड आर्टिस्ट की कर रहे हैं, हम उसको सिंगुलर फॉर्म में ले रहे हैं, तो हमें देयर नहीं लिखना है। देयर को ठीक करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, हिज मिस्टेक्स। ठीक है, सिंपल है, हमारा प्रोनाउन अग्री करना चाहिए हमारे नाउन के साथ। सम गोरिल्लाज बीट देयर चेस्ट एज एन एक्सप्रेस, एज एन एक्सप्रेस वर्ड चॉइस है। दो वर्ड हमारे पास होते हैं, एक्सप्रेस हमारे पास वर्ब होता है और नाउन फॉर्म हमारे पास इसकी क्या बनेगी, एक्सप्रेशन। ठीक है, अब मैंने आपको अभी बताया कि आर्टिकल के बाद कभी भी हम वर्ब नहीं लिखते हैं, आर्टिकल के बाद हम हमेशा कौन सी फॉर्म लिखते हैं, नाउन फॉर्म लिखते हैं। तो एन एक्सप्रेस ऑफ हाई स्पिरिट नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, एन एक्सप्रेशन ऑफ हाई स्पिरिट्स। हमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, चार्ली। और चार्ली को ठीक करने के लिए एक्सप्रेस की जगह पर हमें इसको बेटे क्या बनाना होगा, एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 10, ऑल ऑफ वी अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउन। अब भी मैंने आपको एक पेज लिखवाया, अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउन, उसमें एक एडिशन कर लीजिएगा। अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउन वाले पेज पे एक एडिशन कर लीजिएगा। आफ्टर प्रेपोजिशन आपने हमेशा प्रोनाउन का कौन सा केस लिखना है बेटे, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। आफ्टर प्रेपोजिशन आपने प्रोनाउन का हमेशा कौन सा केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस। हमने रूल्स में एक पेज डेडिकेट किया है अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउन, जिसमें हमने कहा बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, टू बी के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जेरेंट से पहले पोजेसिव केस आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। उसमें एक एडिशन कर लीजिएगा, काइंडली अपने पास एडिशन कर लीजिएगा उस पेज पे, भूलना नहीं है इसको। प्रेपोजिशन के बाद हम कभी भी सब्जेक्टिव या कभी भी पोजेसिव केस नहीं लिखते हैं। प्रेपोजिशन के बाद हमें हमेशा कौन सा केस लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव। ऑल ऑफ वी नहीं होगा बेटे बल्कि क्या होगा, ऑल ऑफ अस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, अल्फा। अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउन में इसको ऐड कर लीजिएगा, भूलना नहीं है, बाद में चीज़ें भूल जाती हैं। कोकोनट ऑयल प्रोड्यूसेस अ सोप, जब हम सोप की बात कर रहे हैं तो हम होम का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। हम अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए या तो डैट का वर्ड यूज़ करेंगे या हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, विच का। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोकोनट ऑयल की, अदर देन ह्यूमन बीइंग, तो हम होम का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते हैं कि हु का वर्ड, होम का वर्ड और हुज का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे एंटीसीडेंट में क्या लिखा हो, कोई ह्यूमन बीइंग लिखा हो। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा बेटे, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास,
रेडोल्फ नॉरेव हैज़ बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डांसर, ये एक्सप्रेशन मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। पास्ट पेपर में 2 दफ़ा इस पे क्वेश्चन आ चुका है और मैं आपको अच्छे तरीके से ये याद दिलवाता रहूँगा। प्रैक्टिस में भी हमारे पास क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन आएगा और टेस्ट सेशन में भी क्वेश्चन चलेगा। 2 बातें आपने याद रखनी है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन 3 दफ़ा आया हुआ है, वन ऑफ द 2 दफ़ा हमने किया भी है नाउन के टेस्ट में, वो मैंने आपको लिखवा भी दिए, आगे भी लिखवा दूंगा। जब भी हम वन ऑफ द लिखते हैं तो 2 बातें आपने याद रखनी है। इसके बाद आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, पहली बात, लेकिन उसको ट्रीट किसके तौर पे किया जाएगा, सिंगुलर के तौर पे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ वन ऑफ द स्टूडेंट, तो वन ऑफ द स्टूडेंट लिखना गलत होगा, मुझे क्या लिखना होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, और आर लिखना गलत होगा, मुझे क्या लिखना होगा, इज। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज कमिंग। तो ये बिल्कुल इसी तरह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डांसर नहीं होगा, बल्कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डांसर्स होगा। हमें डांसर को सिंगुलर से बेटे क्या बनाना होगा, प्लूरल बनाना होगा। लिखेंगे प्लूरल वन ऑफ द के साथ, लेकिन उसको ट्रीट किसके तौर पे किया जाएगा, सिंगुलर के तौर पे। ऐसा किसकी वजह से किया जाएगा, वन ऑफ द की सूरत में। आई लाइक नाइदर कैट्स और डॉग्स, बड़ा सिंपल है। आइदर के साथ हम पेयर बनाते हैं किस वर्ड का, और नाइदर के साथ हम पेयर बनाते हैं किसका, नॉर का। और नॉट ओनली बट आल्सो के साथ हम पेयर बनाते हैं, नॉट ओनली के साथ हम किसका पेयर बनाते हैं, बट आल्सो का। ये 3 पेयर आपने याद रखने हैं। और अगली बात, नेक्स्ट थिंग जो आपको इस बारे में अपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि तीनों सूरतों में हम किस सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट को, सेकंड नाउन को प्रेफर करते हैं। हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली होता है, सेकंड के। तो हम कभी भी नाइदर के साथ और नहीं लिख सकते, हमें अल्फा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और हटा के हमें क्या वर्ड लिखना होगा बेटे, नॉर का वर्ड लिखना होगा। नाइदर के साथ हम और का पेयर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास। Alice was concerned when the teacher called because she did not know the homework assignment। अब यहाँ पे ambiguous pronoun का रूल है। पहला नाउन है हमारे पास, नाउन 1 है Alice और नाउन 2 हमारे पास क्या है, टीचर। अब she did not know the homework, हम नहीं जानते कि एलिस को होमवर्क का नहीं पता था या टीचर को होमवर्क का नहीं पता था। उर्दू में आपको ऐसा ज़रूर लगेगा, इसकी ट्रांसलेशन में आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि सर सिंपल सी बात है, एलिस, टीचर ने एलिस को बुलाया तो एलिस को होमवर्क का नहीं पता था। लेकिन इंग्लिश इस बात को मानती नहीं है, वो उर्दू की बात है। उर्दू और इंग्लिश की ट्रांसलेशन में डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है, जब 2 एंटीसीडेंट के लिए हमारे पास एक प्रोनाउन होता है तो उसी को बेटे हम क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस प्रोनाउन कहते हैं। मैं दोबारा बोल देता हूँ, उर्दू में आपको ऐसा लगेगा कि ये शी का प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया हुआ है, एलिस के लिए यूज़ किया हुआ है, ये क्लियर लग रहा है, लेकिन है नहीं। इंग्लिश इस बात को मानती नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटे हमारे पास, क्वेश्चन 15। मैनी बॉयज आर कास्ट ऑन देयर ऑन रिसोर्सेज फॉर हिज। जब हम बॉयज़ की बात कर रहे हैं तो फिर हम फॉर हिज कॉलेज एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे, हमें हिज को किसके साथ चेंज करना होगा बेटे, देयर के साथ। अगर हमारा एंटीसीडेंट सिंगुलर होगा तो हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, अगर हमारा एंटीसीडेंट प्लूरल होगा तो हमारा प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। हमने कहा हमारा प्रोनाउन अग्री करना चाहिए हमारे एंटीसीडेंट के साथ, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे देखिएगा, हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। अल्फा ऑप्शन में यहीं पर हम गलती पकड़ लेंगे, क्योंकि लेट के बाद हमें हमेशा कौन सा केस चाहिए है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, ठीक है। तो लेट आई नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लेट मी से वंस। जब वंस किया तो हमें इसका पोजेसिव केस नहीं चाहिए, हमें एडवर्ब वंस चाहिए। इसका मतलब डेल्टा ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हुआ। आगे चलते जाएंगे। एंड फॉर ऑल डैट बिटवीन यू एंड इट, बिटवीन यू एंड इट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बिटवीन यू एंड मी। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे क्या होगा, चार्ली। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17, ऑफर द नॉमिनेशन टू। अब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का रूल आपने देखना है। रिलेटिव के 2 क्वेश्चन मैंने शामिल किए थे ताकि इसको मैं डिस्कशन के दौरान इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूँ और हमारा रूल भी क्लियर हो जाए। ऑफर द नॉमिनेशन टू डैश कमांड्स द रिस्पेक्ट। अब हमने देखना है कि जिसकी बात हम कर रहे हैं वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। पहली बात है, हुज तो हम लिख नहीं सकते, ये कोई फॉर्म नहीं होता। हुज हमें यहाँ पे चाहिए नहीं है क्योंकि हमें पोजेसिव केस नहीं चाहिए।
प्रॉब्लम whomever में है या whoever में है, हमें ये देखना है कि whomever आएगा या whoever आएगा। हमने ये देखना है कि हमने इसको सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करना है या ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो बड़ा क्लियर सेंटेंस है। देखें, कमांड्स का वर्ड लिखा हुआ है तो डेफिनेटली हम इसको किसके तौर पे ट्रीट करेंगे, सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो जब सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करेंगे तो whomever का बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, whoever। याद रखना है आपने, ह्यूमन बीइंग की सूरत में सब्जेक्ट के तौर पर who आएगा, ऑब्जेक्ट के तौर पर whom आएगा, और पोजेशन के लिए हमारे पास क्या आएगा, whose आएगा। भूलना नहीं है रिलेटिव को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी सूरत में भी इसको छोड़ना नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ही रिजाइंड हिम, या ही रिजाइंड फ्रॉम, या ही रिजाइंड हिमसेल्फ। देखिए, मैंने आपको एक टेबल लिखवाया था, एक कुछ वर्ड्स लिखवाए थे और उन वर्ड्स के बारे में बताया था कि ये वो वर्ड है, वो वर्ड लिस्ट है जिनके बाद हमेशा आप कौन सा केस लिखेंगे, सेल्फ का केस लिखेंगे। और उनमें से रिजाइंड एक है। आप रिजाइंड हिम नहीं लिख सकते, आप रिजाइंड फ्रॉम नहीं लिख सकते, रिजाइंड फ्रॉम नहीं लिख सकते। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, चार्ली होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है रिजाइन के लिए, ये हम तब कर रहे हैं जब हम रिजाइन के बाद हम सेल्फ का केस तब लिख रहे हैं जब उसके बाद कोई नाउन आ रहा है। अगर रिजाइन के बाद कोई वर्ब आएगा तो वो किस फॉर्म में आएगा, टू प्लस ing फॉर्म में। ये भूलना नहीं है आपने। आपके पास क्या है, अगर रिजाइन के बाद नाउन आएगा तो आपने सेल्फ का केस लिखना है। लेकिन अगर रिजाइन के बाद कोई वर्ब आएगा, कोई नाउन नहीं आएगा, तो आपने उसके साथ सेल्फ का केस नहीं लिखना है। सेल्फ का केस लिखेंगे भी, वो भी इट्स ओके। सेल्फ का केस लिखने के बाद जब आपने टू लिखना है तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, बल्कि टू के साथ आपने क्या लिखनी है, ing फॉर्म लिखना है। लाइक अगर मैं बोलता हूँ ही रिजाइंड हिमसेल्फ, ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू डू डैट, तो टू डू डैट लिखना गलत होगा, मुझे टू डू को क्या बनाना होगा, टू डूइंग। रिजाइन के बाद हिमसेल्फ तो आएगा, लेकिन रिजाइन के बाद अगर आप वर्ब लिखेंगे तो आपको टू के साथ कौन सी फॉर्म लिखनी होगी, ing फॉर्म लिखनी होगी। इसको भी अपने पास नोट कर लीजिएगा। व्हेन माय कमांडिंग ऑफिसर फर्स्ट लुक अप फ्रॉम द डेस्क, ब्ला ब्ला ब्ला, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। और जो कीवर्ड हमारे पास निकलता है वो है टू बी। जो कीवर्ड हमारे पास निकलता है वो है टू बी। जो कीवर्ड हमारे पास निकलता है वो है टू बी। जो डेल्टा ऑप्शन है वो तो यहीं पर गलत हो जाती है, व्हेन माइन कमांडिंग ऑफिसर नहीं होता, व्हेन माई कमांडिंग ऑफिसर होगा। अब बात रहेगी हमारे पास अल्फा बीटा या चार्ली में। टू बी के बाद हम कभी भी टू बी के बाद माइन का वर्ड नहीं लिखेंगे, अल्फा ऑप्शन गलत हुआ। अब भी आपको अनयूजुअल यूजेस में एक बात बताई कि अगर बी फॉर्म होगी तो बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, और अगर टू बी होगा तो टू बी के बाद बेटे कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस एक में लिखा हुआ वो हमारे पास क्या है, बीटा। टू बी आई नहीं होगा बल्कि क्या होगा, टू बी मी। बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, और मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ, बी फॉर्म में जो जो वर्ड शामिल होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, इज एम आर, और कौन से वर्ड शामिल होते हैं, वाज और वर, और बी का वर्ड। अगर बी वर्ड आएगा, इज एम आर आएगा, वाज वर आएगा, और इसके बाद फॉरन प्रोनाउन आएगा, तो आपके पास सब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन अगर टू बी होगा तो टू बी के बाद आपके पास बेटे कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, आपके पास सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। तो इस लिहाज से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, बीटा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बिकॉज द एनिमल वाज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। अब जब हमने एनिमल को सिंगुलर लिखा है हर सेंटेंस में, तो उसके लिए हम कभी भी दे का प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। इंतहाई सिंपल है, एनिमल सिंगुलर है, उसके लिए यूज किया जाने वाला प्रोनाउन दे नहीं हो सकता। उसके लिए हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना होगा, इट का। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा होगा, डेल्टा। उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीनियर सिटीजन्स आर। डेल्टा ऑप्शन तो यही गलत होता है जिसमें सीनियर सिटीजन आर लिखा हुआ है। आर लिखा हुआ है तो सिटीजन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, सिटीजन्स होगा। इसको हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना होगा। डेल्टा ऑप्शन यहीं पर गलत होता है। बाकी तीन ऑप्शन देखिएगा, आर सेम है, ऑफन सेम है, बेटर सेम है, ड्राइवर सेम है, देन सेम है। उसके बाद हिज, देयर और दोज क्रिटिक्स। दोज क्रिटिक्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई सेंस नहीं बनती दोज क्रिटिक्स, इसका मतलब चार्ली ऑप्शन गलत हुआ। अब है हिज क्रिटिक्स या देयर क्रिटिक्स। अब नाउन जो है वो हमारे पास प्लूरल फॉर्म में है, तो हमारा प्रोनाउन भी किस फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में। तो प्लूरल फॉर्म हमारे पास कौन सी है, देयर। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास डेफिनेटली कौन सा बनेगा, बीटा।
अल्फ़ा में हिज लिखा हुआ है सिटीजन के साथ, जो किसी भी सूरत में सूटेबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा बनेगा? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे देखिएगा, whoever the gods wish to destroy, this is the sentence I was talking about कि आपको relative केस बड़े एहतियात से पढ़ना है, relative केस बड़े एहतियात से समझना है। अभी देखिए सेंटेंस को गौर से देखिएगा। पहले डेल्टा से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, who's ever हमें यहाँ पे बिल्कुल भी पोजेसिव केस नहीं चाहिए, इसको तो हम वैसे ही गलत कर रहे हैं। whoever के बाद कॉमा लिखा हुआ है, whoever the gods wish to, ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए कॉमा के साथ, इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी बात हमारे पास बचती है अल्फ़ा की और बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा में कुछ यूँ चलता है, whoever the god wish to destroy and whomever the gods wish to destroy। आप देखें गॉड्स का वर्ड प्लूरल लिखा हुआ है तो डेफिनेटली इस्लाम की बात तो हो नहीं रही है। पहली बात याद रखिएगा, ये मेथोडोलॉजी की बात हो रही है, पैगन्स की बात हो रही है जो एक से ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं। ठीक है, हम अल्लाह ताला पर यकीन के अतबार से जिन ग्रुप्स में डिवाइड हैं उनमें सबसे पहले हम लोग हैं, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको हम क्या बोलते हैं? मोनोथीस्ट बोलते हैं। मोनोथीस्ट वो लोग जो होते हैं जो वननेस ऑफ गॉड, वननेस ऑफ अल्लाह की, अल्लाह पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला एक है। हम इसमें किसी सूरत में किसी तरह से भी अल्लाह ताला का शरीक किसी को नहीं ठहराते। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड आता है वो आता है पैगन्स। सेकंड वर्ड लिख रहा हूँ पहले। पैगन्स वो लोग होते हैं जो एक से ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं, जैसे कि हिंदू लोग हैं, चाइनीज़ लोग हैं, एक से ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं। मतलब मौत का जो खुदा है वो काली माता है, रिज़्क जो खुदा है जो वो गाँव माता है, कामयाबी का जो खुदा है वो शाम माता है, सूरज माता है, चांद माता है, मतलब सारे माता शाता बनाए हुए हैं। पैगन्स लोग उनको बोलते हैं जो एक से ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं। उसके बाद सबसे ख़तरनाक, मतलब हमारे लिए तो पैगन भी सबसे ख़तरनाक है। उसके बाद वो लोग आते हैं जो अथीस्ट हैं। अथीस्ट वो लोग होते हैं जो किसी भी सूरत में अल्लाह ताला पर यकीन ही नहीं रखते। वो दुनिया की एग्जिस्टेंस को किस पे लेते हैं? वो लेते हैं कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, हम पैदा होते हैं, दुनिया पैदा हुई है, मर जाएंगे, एक बात ख़त्म हो जाएगी, देर विल बी नो जजमेंट देर इज़ नो गॉड, तोबा नाउज़ बिल्लाह। ये तीन लोग होते हैं हमारे पास, मोनोथीस्ट, अथीस्ट और पैगन। अब आगे अगर आप चल के देखेंगे, वापस आते हैं अपने सेंटेंस पे, गॉड्स की वजह से मुझे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ा, बड़ा जो था अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था, ये वर्ड इनअप्रोप्रिएट था। अभी देखें, whoever the gods wish to destroy, जिसको तबाह करना चाहते हैं, तो इसका मतलब जिसको तबाह करना चाहते हैं हम उसको सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसको किसके तौर पे ट्रीट करेंगे? ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो जब हम उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करेंगे तो बेटे हु एवर नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास क्या आएगा? हुम एवर। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? बीटा। हम उनको सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट नहीं कर रहे, हम उनको ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। वो खुदाओं को बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि खुदा उनको बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब वो सब्जेक्ट नहीं होंगे, क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। और ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड होता है? हुम एवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाइदर द जज नॉर आई। जब हम अपने सेंटेंस को कंबाइन करते हैं आइदर और के साथ, जब हम कंबाइन करते हैं नाइदर नॉर के साथ, और जब हम अपने दो सब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो के साथ, तो हमारी प्रेफरेंस बेटे क्या होती है? हमारी प्रेफरेंस होती है सेकंड नाउन। सेकंड नाउन हमारे पास क्या लिखा हुआ है? आई। जब सेकंड नाउन आई लिखा हुआ है तो उसका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली होगा? सेकंड नाउन के अकॉर्डिंगली होगा। सेकंड नाउन आई है तो आर तो किसी सूरत में भी नहीं हो सकता, हमारे पास एम होगा। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा अल्फ़ा, बीटा, चार्ली दोनों सेंटेंस गलत होते हैं। अब हमारा कंसंट्रेशन किसके साथ है? अल्फ़ा के साथ और डेल्टा के साथ। अब यहाँ पर अल्फ़ा में लिखा हुआ है हु द विनर इज़, और एक डेल्टा में लिखा हुआ है हु इज़ द विनर। एक बात ज़हन में रखें, दोनों स्ट्रक्चर याद रखिएगा। जितने भी WH वाले वर्ड हैं, जिसमें कौन कौन से वर्ड हैं हमारे पास? हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, विच। ठीक है, और हुज। जितने भी वर्ड है हमारे पास WH वाले, अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहे हैं, और इनके फौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, देन हमने सब्जेक्ट लिखना है। और अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं बल्कि सेंटेंस के मिड में आ रहे हैं
तो फिर हमने इसको इसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना, बल्कि इसके फ़ौरन बाद हमने सब्जेक्ट लिखना और हेल्पिंग वर्ब लिखना है। लाइक अगर मेरा सेंटेंस ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता, हु द विनर इज, तो ये सेंटेंस गलत होता। मुझे इसको सही करने के लिए क्या लिखना होता, मुझे इसे सही करने के लिए लिखना होता हु इज द विनर। ये मैं तब बोल रहा हूं अगर मेरा सेंटेंस ही हु से स्टार्ट हो रहा होता। अब मेरा सेंटेंस हु से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि हु का वर्ड सेंटेंस में कहां पर आ रहा है, मिड में आ रहा है। तो मिड में आ रहा है तो मैं हु इज द विनर नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, हु द विनर इज। WH के जितने भी वर्ड हैं अगर वो सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे तो आपने इनके बाद सब हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। और अगर ये सेंटेंस के मिड में आते हैं तो आपने इनके बाद सब्जेक्ट लिखना है और इनके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होगा, अल्फा, हु द विनर इज। उसके बाद क्वेश्चन 24 में फेम एज वेल एज फॉर्चून। जब हम एज वेल एज लिखते हैं तो डेफिनेटली हमारी प्रेफरेंस किसके साथ होती है, फर्स्ट के साथ। अब फर्स्ट में हमारे पास क्या है, फेम। फेम क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर है तो हम वर का वर्ड तो यूज़ कर नहीं सकते, इसका मतलब दो ऑप्शन तो हमारी गलत हुई, अल्फा और बीटा। अच्छा, उसके बाद बीटा में अल्फा और चार्ली गलत हुआ। बीटा में देखिएगा फेम एज वेल एज फॉर्चून वाज हिज गोल्स। जब हम गोल्स का वर्ड लिखेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमें फेम के लिए गोल्स का वर्ड नहीं चाहिए, हमें इस फेम के लिए कौन सा वर्ड चाहिए, गोल का। हमने दोनों को ट्रीट करना है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस जो आपके पास आएगा वो एंड के साथ आएगा, फेम एंड फॉर्चून वर हिज गोल्स इन लाइफ। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होगा, डेल्टा। जब आप एज वेल एज लिखोगे तो आप दोनों को ट्रीट नहीं कर सकते, आपको दोनों में से एक को प्रेफर करना होगा। और वो दोनों में से प्रेफर आप किसको करेंगे, फर्स्ट वन को। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। प्रेफरेंस रूल में, नाउन में हमने ये पूरी बात जो डिस्कस की है बड़े अच्छे तरीके से हमने लिखी भी हुई है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास, द कमेटी मेंबर्स। जब हम मेंबर्स का वर्ड लिख देते हैं या जब हम टीम के साथ प्लेयर का वर्ड लिख देते हैं तो फिर कमेटी का वर्ड बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं रखता है। फिर हमें सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन जो है वो कमेटी के अकॉर्डिंगली नहीं लिखने, फिर हमें किसके अकॉर्डिंगली लिखने हैं, मेंबर्स के अकॉर्डिंगली। मेंबर्स के अकॉर्डिंगली लिखना है तो मेंबर्स डेफिनेटली क्या है, हमारे पास प्लूरल है, तो हमारा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन तीनों चीज़ें क्या होंगी, प्लूरल होंगी। पुट्स किसी सूरत में नहीं हो सकता, पुट्स किसी सूरत में नहीं हो सकता, इसका मतलब चार्ली और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, गलत हुआ। बाकी बचा हमारे पास अल्फा और बीटा। अल्फा में पुट लिखा हुआ है, बीटा में भी पुट लिखा हुआ है, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन प्रोनाउन बीटा में इट लिखा हुआ है और अल्फा में क्या लिखा हुआ है, देयर लिखा हुआ है। हमारा नाउन प्लूरल है तो हमारा प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। इट हम किसी सूरत में भी नहीं लिखेंगे। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, देयर। तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। मेंबर्स की वजह से हमने पुट लिखा और मेंबर्स की वजह से ही हम इट की बजाय क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे। देन करेक्ट ऑप्शन इज देयर। ठीक हो गया बेटे। अभी आपने विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। इंशाल्लाह ताला कल से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है, अच्छे तरीके से समझना है। और मैं आपको एक और बात, मैं एक बार ये बात बोलता हूँ, अपने नोट्स बनाते जाएं, अपने नोट्स बनाते जाएं ताकि आप आसानी से रिवाइज़ कर सकें, आसानी से चीज़ों को समझ सकें और आपके पास महफूज रहें। बिलीव में अगर आप अपने नोट्स सही से बनाएंगे तो आपको कोई भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात आपने याद रखनी है जो बड़ी ज़रूरी है, बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अपनी स्टडी को आपने लेकर के चलना है बड़े अच्छे तरीके के साथ। अभी कुछ न्यूज़ आ रही है कि गवर्नमेंट जो है, जो कानून है, वजारत कानून जो है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा कर वापस कर दिया समरी कि कोई ऐसा कानून नहीं है बोर्ड के कवानीन में कि स्टूडेंट्स को बगैर एग्ज़ाम के पास किया जाए। उसके लिए अभी देखते हैं क्या हो रहा है। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में, क्या होगा, एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, MCAT कब होने वाला है, अभी किसी को कुछ पता नहीं है। आपने किसी भी खबर में कोई कान नहीं धरना है, किसी भी रूमर्स पे कोई कान नहीं धरना है, अपनी मेहनत जारी रखनी है आपने। अभी कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, तो काइंडली आप अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करें और फजूल की खबरों पे कान ना धरें। ओके बेटे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। और इंशाल्लाह ताला हम एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में।